वेलकम टू फिज़िक्स अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय द कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर देखा था। आज हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है कन्वर्जिंग मिरर से एंड एज वेल एज डाइवर्जिंग मिरर से। लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम चाहते हैं थोड़ा सा रीकैप करा दें आपको, यानी पिछले जो लेक्चर है उसको मैं समराइज कर दूं थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। ये हमारा चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस by concave or converging mirror and convex or diverging mirror। ठीक है, वहाँ पर आप देखिएगा मैंने जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया था उसमें इतना लंबा हेडिंग देने से मैं बचा था, सिर्फ वहाँ पर लिख दिया था रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ओके, सो रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कनकेव और कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स एंड डाइवर्जिंग मिरर। पिछले वीडियो में मैंने इसको क्लियर कर दिया है। ओके, आज सिर्फ समराइज करेंगे और फिर उससे आगे बढ़ेंगे। आइए समराइज में एक ही फिगर से हम काम चलाने वाले हैं। ये रहा हमारा कन्वर्जिंग मिरर। ओके, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रूल्स में क्या क्या थे? अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है कन्वर्जिंग मिरर पे, तो वो कहाँ से निकल जाती है रिफ्लेक्ट होने के बाद? वो फोकस से निकल जाती है। ठीक है, दूसरा रूल था कि अगर ये पहला हो गया, ठीक है, दूसरा रूल ये कह रहा था कि अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है एग्जैक्टली फोकस के थ्रू, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगी। दो रूल ये था। अब उसके बाद था एक रूल तीसरा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर के होते हुए पाथ को फॉलो करती है, तो मैंने बताया है, वहाँ जाकर देख लीजिएगा कि अगर कोई स्फेरिकल मिरर है और उससे सेंटर से अगर कोई लाइन खींची जाए जो कि उसके कर्व्ड सरफेस से होकर पास करता है। कर्व्ड सरफेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये फ्लैट सरफेस नहीं है, मुड़ा हुआ है। तो उस पॉइंट पर वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रही है और सरफेस को टच कर रही है, उस पॉइंट पर वो परपेंडिकुलर हो जाती है। और किसी भी सरफेस पर जो एक तरफ से पॉलिश्ड है, अगर नॉर्मली या अलोंग द लाइन ऑफ नॉर्मल कोई रे फॉल करती है, तो वो उसी पाथ को रिट्रेस कर लेती है। देयरफॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो उसी पर वापस आ जाएगी। तीन रूल क्लियर हो गया। और चौथा रूल था कि अगर कोई रे जितना पोल पर इंसिडेंट होती है और जितना वो एंगल बनाती है किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतना ही एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ रिफ्लेक्ट होने के बाद बना लेती है, दिस इज एंगल आर। ओके, अब आइए इसको हम लोग अब थोड़ा सा समराइज कर लें। यहाँ क्या था? इंटरनल पार्ट पॉलिश्ड था। ओके, और आप क्या कर रहे थे? ये आपने खींच लिया था, ये पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस खींचा, फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर क्या था? अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के इंसिडेंट हो रही है डाइवर्जिंग मिरर या कॉन्वेक्स मिरर पे, तो वो जो रिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे, लेकिन अगर उसको रिट्रेस करते थे तो वो फोकस से जाती हुई दिखाई देती थी। पहला रूल ये हमने किया था। और
ये भी बताया था कि अगर कोई रे फोकस की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है तो वो इंसिडेंट होगी उस डायरेक्शन में, तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ओके, पिछले वीडियो में जाकर सारी चीज़ क्लियर कर लीजिए पहले। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी ये जो रे पोल पर आ रही है ये थोड़ी तिरछी हो गई, अगर पोल पर आ रही है तो जितने एंगल से वो इंसिडेंट हो रही है उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा यहाँ से तीसरा मिल गया आपको। और अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ प्रोजेक्ट हो रही है, ठीक है, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ प्रोजेक्ट हो रही है, तो वो उसी लाइन पर यानी अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, वापस उसी पाथ पर चली जाएगी। तो ये 4 रूल्स थे दोनों के लिए, किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। सो इस रिकैप के बाद अब हम लोग बढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन की तरफ। ओके, और सबसे पहले कन्वर्जिंग मिरर का केस देखेंगे, यानी कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में टोटल 6 अलग अलग टाइप्स से या 6 केसेस को आप पढ़ सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय पहला कनकेव और कन्वर्जिंग मिरर। इसमें 6 अलग अलग टाइप्स हैं। मैं उसको अक्सर केसेस बोलता हूँ कि 6 केसेस यहाँ पे आपको स्टडी करने हैं, किसके, इमेज के फॉर्मेशन के। ओके, सो अब उन्हीं चारों रूल्स का आपको यूज़ करना है। सो आइए पहला देखते हैं। फर्स्ट कहाँ देखेंगे, ऊपर लिखते हैं थोड़ा। फर्स्ट देखेंगे जब ये दिए हुए कनकेव मिरर में ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये रहा फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ये रहा पोल। सो पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between pole and focus. Is that clear? हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाह रहे हैं, यहाँ रखना चाह रहे हैं, पोल और फोकस के बीच में। ये रहा फोकस, ये रहा पोल। सो उन्हीं चारों रूल्स को आपको दिमाग में फिक्स रखना है। ओके, सो सबसे पहले तो रे इधर से आ रही होगी ना, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो रे जब इधर से आ रही होगी तो ये पैरेलल रे कुछ ऐसे जाएगी इसके टिप को टच करते हुए। ये एरो हेड इसलिए बनाया जाता है सो दैट आपको लगे कि ये टिप है। जैसे हमारा टिप कहाँ है, हमारे हेड के अराउंड है। ठीक है, सो ये वहाँ से क्रॉस की, ये देखिए, और रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी, एग्जैक्टली फोकस से होकर। ठीक है, अब एक तो ये हो गया आपका। दूसरा क्या कर सकते हैं आप ये कर सकते हैं कि ये जो टिप है वो एग्जैक्टली कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर। ठीक है, और इधर कहाँ चली जाएगी, मिरर। सो याद है आपको कि जब भी कोई रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है उसी पाथ को रिट्रेस करती है। सो हेड से होते हुए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होकर निकल गई। अब ये तो कहीं जाकर इधर फैलती हुई नज़र आ रही है, देखिए दोनों कहीं मिलती हुई नज़र आ ही नहीं रही है पीछे की तरफ। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इस दोनों लाइन को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए, ठीक है, पीछे की तरफ प्रोजेक्ट कीजिए। और एक टाइम ऐसा आया जब ये कहीं जाकर मिल गया, किधर, टू द अनदर साइड ऑफ द गिवन मिरर। ठीक है, सेम साइड पे नहीं हुआ। इसका मतलब है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एग्जैक्टली वो जो रिफ्लेक्शन के बाद रेज है आपस में कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर पा रही हैं, और नहीं कर पा रही हैं तो आपको उसे पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करना पड़ रहा है। इसका मतलब
आपने उसे ना मिलने के बाद ज़बरदस्ती मिलाने की कोशिश की है अपनी तरफ से। ऐसा नेचुरली होता है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। देयरफॉर इस केस में जो इमेज फॉर्म किया है, देखिए इमेज जो फॉर्म किया है, इमेज फॉर्मेशन कैसा है, टू द अनदर साइड ऑफ द मिरर है पहला पॉइंट, टू अनदर साइड ऑफ द मिरर, पहला पॉइंट हो गया ये, ठीक है। जब रे नहीं इंटरसेक्ट करती है खुद से और आप उसे पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, देन ये क्या हो जाता है, वर्चुअल इमेज हो जाता है, यानी वो इमेज वर्चुअल है। और याद रखिएगा जो इमेज वर्चुअल होता है वो ऑलवेज इरेक्ट होता है, इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यानी बिल्कुल जैसा ये है वैसा ही दिखेगा। मतलब सीधा है अगर ये तो सीधा ही दिखेगा, अगर इसका एरोहेड ऊपर है तो वो भी ऊपर ही होगा। सो वर्चुअल बन गया, इरेक्ट बन गया, दूसरी साइड बन रहा है। और दूसरी चीज़ देख लीजिए कि ये अगर छोटा ऑब्जेक्ट डाला है तो ये काफ़ी बड़ा बन रहा है। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो इमेज बन रहा है उसका फोर्थ पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इट इज़ इनलार्ज्ड, ठीक है, इनलार्ज्ड, बड़ा बन रहा है, ठीक है। हो सकता है काफ़ी बड़ा भी बन जाए, इतना कि हो सकता है कि इसका कोई एक पोर्शन ही, अगर ये मिरर छोटा होगा तो छोटा सा पोर्शन ही आपको दिखाई देगा जैसे जैसे आप उसको एडजस्ट कीजिएगा। लाइक अक्सर ब्यूटी बॉक्सेस में छोटा सा मिरर रखा हुआ रहता है, ठीक है, या शेविंग करने के लिए छोटे से मिरर का यूज़ करते हैं, वो जो शेविंग किट आता है उसके अंदर लोग रखते हैं, ठीक है। सो क्या होता है, अगर उसको दूर से देखेंगे तो आपका फेस उसमें जो दिखाई देगा वो क्लियरली आप उसको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे क्लोज लाते हैं अचानक से ये जो फेस है इनलार्ज्ड दिखाई देने लगता है और छोटा पोर्शन भी बड़ा लगने लगता है। क्या यही एक मेथड है जिसके थ्रू ये इमेज फॉर्मेशन होगा? नहीं, इसका और भी मतलब मेथड कहने का क्या मतलब कि रे क्या ऐसा ही जैसा मैंने खींच दिया ऐसा ही होगा कि एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जाए और दूसरा फोकस से होकर निकल जाए? नहीं, दूसरे टाइप से भी आप बना सकते हैं। मैं छोटा सा यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है, बहुत छोटा सा। दूसरे टाइप से यानी दूसरे रूल्स को भी फॉलो करके आप बना सकते हैं। ये मान लीजिए हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आपने यहाँ रख दिया। तो मान लीजिए पहला रूल आपने फॉलो करा दिया कि ये टिप से होकर गुजरेगा। ओके, क्या होगा, ये टिप से होकर गुजरेगा और ये निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो दूसरा रूल क्या है कि अगर आप चाहें तो ये टिप से ऐसे देखिए कहाँ ले जाएंगे, एग्जैक्टली पोल पर, और ठीक वैसे ही उतने ही एंगल से जितना यहाँ कटा था उतना ही नीचे। और अब इस दोनों को जब पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो ये देख लीजिए फिर से जाकर ये कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई देगा। ओके, सो यहाँ से भी आप एनलार्ज्ड। सो रूल्स जो आपके चारों दिए हुए हैं उनमें से किन्हीं दो को यूज़ करके आप आसानी से रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं। सो रूल्स जो भी दिया हुआ है किसका, इमेज फॉर्मेशन का, उसको यूज़ करके आप अपने रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं। ओके, सो पहला क्लियर हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा है जब ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली फोकस पे डालते हैं, किसी दिए हुए कनकेव मिरर के फोकस पर, एग्जैक्टली फोकस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इज दैट ओके? कहाँ प्लेस कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट is kept exactly at focus। ओके, सो एग्जैक्टली जब आप फोकस पे डाल रहे हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा छोटा ही डालते हैं
ऑब्जेक्ट को, ये लीजिए, ठीक है। तो एक तो पहले ही से मैंने बताया हुआ है कि एकदम पैरेलल रे इंसिडेंट कराइए जो इसके टिप को टच करते हुए जाए। ओके, सो ये पैरेलल रे फर्स्ट रूल के हिसाब से जो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग करते हैं वो कहाँ से क्रॉस कर जाएगी, एग्जैक्टली फ्रॉम द फोकस। इज इट क्लियर? रिफ्लेक्ट हो जाती है ये। ओके, नाउ एक जो है वो आप कहाँ से लीजिए, जो ये टिप है और सेंटर ऑफ कर्वेचर के होते हुए, तो ये कहाँ जाएगी, ये टच कर गई यहाँ और सेम उसी लाइन पर रिट्रेस करेगी। रूल नंबर 3 जो पिछले लेक्चर में हमने बताया है। अब इसको पीछे लेकर जाते जाइए और इसको भी लेकर पीछे बढ़ते जाइए। ये डिस्टेंस धीरे 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 घटती जा रही है, देख लीजिए। और एक टाइम ऐसा आएगा जब बहुत दूरी पे, काफ़ी दूरी पे, ये है ना, हमने डॉटेड लाइन खींच दिया काफ़ी दूरी पे, ठीक है। ये हो सकता है ऐसे जाके काफ़ी दूर के बाद ये बिल्कुल यहाँ कट कर जाए और क्या बना ले, देख लीजिए, रियली कट कर रही है। देयरफॉर क्या होगा, एक रियल इमेज बनेगा और इन्वर्टेड है और ऑब्जेक्ट के साइज से काफ़ी बड़ा है, हाईली इनलार्ज्ड है। इसका मतलब क्या हो गया, इमेज फॉर्म जो हो गया, जो इमेज फॉर्म किया है वो क्या है, टू द सेम साइड है, टू द सेम साइड है ऑफ द मिरर। दूसरा क्या है, रियल कट कर रहा है रिफ्लेक्शन के बाद सारा रेज, देयरफॉर रियल इमेज बन रहा है और रियल जो बनेगा वो ऑलवेज इन्वर्टेड रहेगा। यानी ऑब्जेक्ट आपने ऐसे रखा है तो वो अपसाइड डाउन बनने लगेगा और इन्वर्टेड है, और यहाँ पर ये इमेज हाईली इनलार्ज्ड है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। इसलिए इसे क्या लिखते हैं, हाईली इनलार्ज्ड लिखते हैं। ओके, जब ये बात पता ही चल गई कि इमेज जो है वो हाईली इनलार्ज्ड है, तो आप पोजीशन भी ज़रूर लिख लें। मैं लगातार कह रहा हूँ कि बहुत दूर जाकर कहीं मिलती हुई नज़र आ रही है। इज़ दैट क्लियर? सो बहुत दूर का मतलब होता है वेरी फार ऑफ, वेरी फार ऑफ, बहुत दूर। और इसको उस हिसाब से फिज़िक्स की भाषा में इन्फिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनिटी। बहुत बहुत दूर, मतलब एग्जैक्टली प्रिंसिपल एक्सिस पर मिरर के क्लोज नहीं फॉर्म कर रहा है। सो पोजीशन के हिसाब से कहाँ फॉर्म कर रहा है ये, एट इन्फिनिटी। कहाँ फॉर्म कर रहा है, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ही होता है कि बहुत बहुत दूर कहीं जाकर वो फॉर्म कर रहा है। सो इस केस में देखिए, जब ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली फोकस पे रखा जाता है दिए हुए कनकेव या कन्वर्जिंग मिरर में, तो क्या होता है कि वो जो इमेज फॉर्म कर रहा है वो सेम साइड में फॉर्म कर रहा है, और चूँकि रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक जगह रियल सेंस में कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, देयरफॉर इमेज कैसा बन गया, रियल बन गया। और रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, और इस केस में वो इमेज हाईली इनलार्ज्ड है। सो हाईली इनलार्ज्ड, और उसकी पोजीशन क्या है, वेरी फार ऑफ प्लेस, दैट इज एट इन्फिनिटी। सो इस तरह के जो भी सेंस हो उसमें, यानी इमेज फॉर्मेशन का जो भी आप ले रहे हो कि आपने कहाँ पे प्लेस किया है ऑब्जेक्ट को, तो ज़रूर उसका पोजीशन लिख लेंगे, ठीक है। या तो पहले लिख लें या बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इज़ दैट क्लियर? आइए, इसमें आपने इमेज फॉर्मेशन के 2 रूल का यूज़ किया है। कितने रूल का? 2 रूल का यूज़ किया है। पहला, जब उसके टिप को टच करते हुए कोई रे
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है कनकेव मिरर में, फोकस से होकर पास कर जाती है रिफ्लेक्शन के बाद। और दूसरा रूल, उसके टिप को टच करते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पर इंसिडेंट होती है, उसी पाथ को रिट्रेस कर लेती है। क्या दूसरे और भी जो रूल्स ऑफ फॉर्मेशन हैं, यानी इमेज के फॉर्मेशन के जो रूल्स हैं, इसके अलावा क्या उनको यूज़ करके भी आप बना सकते हैं कि या दिखा सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा जाए तो इमेज इन्फिनिटी पे बन जाती है। आइए उसको भी देख लेते हैं इसी फिगर पर। इसी दिए हुए जो फिगर है उस पर हम ट्राई करते हैं ये समझने का कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन जो है, अगर उसका ये दोनों रूल जो अभी यूज़ किए हैं उसको छोड़कर अगर और कोई यूज़ करे तो क्या वो भी ऐसा ही फिगर बनाएगा। चलिए रख देते हैं फोकस पे। ओके, अब ये एक ले लेते हैं पैरेलल, जो इस पर इंसिडेंट हुआ पैरेलल रे, और ये फोकस से होकर क्रॉस कर गया। इज़ दैट क्लियर? और एक अब हम लेना चाहते हैं जो टिप को टच करते हुए पोल पर चली जाए। ये देखिए, ये रे टिप को टच करते हुए ऑब्जेक्ट की पोल पर चली गई, और जितने एंगल से गई है उतने ही एंगल से उसे रिटर्न भी होना है। ओके, ये भी एक रूल है जो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। पीछे लेकर जाइए जाइए जाइए, जाते रहिए, और इसको और एक्सटेंड कर लीजिए फार ऑफ प्लेस के लिए। इसको भी ले जाइए और इसको भी पीछे ले जाते रहिए। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं ये जाकर फॉर्म कर ही जाएगा। ओके, देख लीजिए कर गया फॉर्म, फिर से वही चीज़ आ गई। सो अलग अलग रूल्स को यूज़ करके आपको इसीलिए बता रहे हैं सो दैट कि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर जाए कि नहीं, कोई भी रूल को, उन चार में से कोई भी दो रूल अगर आप लेकर इमेज फॉर्म कराते हैं तो आपको इमेज बिल्कुल जो एग्जैक्ट है लोकेशन वो बनता हुआ आपको नज़र आएगा उस लोकेशन। यहाँ अलग अलग रूल्स को लेकर बताने का सिर्फ और सिर्फ यही एम है कि आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ किया जाए। कोई भी दो रूल्स जो इमेज फॉर्मेशन के हैं उसको लेकर आप आसानी से इमेज फॉर्मेशन का जो ट्रेसिंग है रेज का, उसको क्लियरली आप दिखा सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, सो एक चीज़ यहाँ पर बता देना चाहते हैं, बहुत बार ये जो फॉर्म करता है इमेज, उसको ड्रॉ करने में आपको दिक्कत होती है। ठीक है, ड्रॉ करने में जब दिक्कत होती है तो उसके लिए थोड़ा सा सावधानी आप बरत सकते हैं। जैसे अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से निकल जाती है, तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता करना है आपको। तो क्या करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट पर, ठीक है, ये लाइन कनेक्ट करा दें। आपको पहले ही ऑलरेडी बताया गया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी सेंटर से अगर दिए हुए जो स्फेरिकल मिरर है उस पर कोई लाइन अगर रेडियस टच कर रही हो तो वो उस पॉइंट पर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब है उस पॉइंट पर वो क्या हो गई, नॉर्मल हो गई। सो इस पॉइंट पर ये लाइन क्या हो गई, नॉर्मल हो गई। देयरफॉर यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये रहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसी तरह इसके बारे में भी मालूम है आपको कि अगर कोई रे ऐसे आती है, यानी ये कितना हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी जितने पोल पर आती है जो रे, तो जितने एंगल वो बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, रिफ्लेक्टेड रे होने के बाद, यानी रे जब रिफ्लेक्ट कर जाए तो भी वहाँ पर उतना ही एंगल बनाती है। सो इन सब बातों का रे ट्रेसिंग में ज़रूर ध्यान रखिए। ओके, देखते हैं अब नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन का तरीका। जब कहाँ रखा जाता है ऑब्जेक्ट को, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब रखेंगे तो कैसा बनेगा। धीरे धीरे अब मिरर से दूर करते जा रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को।
सो अभी हम लोगों ने फोकस पे रखा था, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो फोकस से अब थोड़ा पीछे करते हैं, ये रहा, ठीक है। अगर फोकस से थोड़ा पीछे कर दें, हम मिरर थोड़ा बड़ा ले रहे हैं क्योंकि प्रोजेक्शन में अक्सर बाहर निकल जाता है। सो नाउ ऑब्जेक्ट इज केप्ट, सी ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट और in between, object is kept in between center of curvature and focus. Is that okay? एक रूल तो ये आप हमेशा लेकर चलिए, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ये वाला पैरेलल, ओके, और ये ऐसे, ठीक है। क्या किसी ने अपनी लाइफ में ऐसा होते हुए देखा है कि वो उसके सामने उसका दोस्त बैठा हुआ है और वो देख रहा है कि अरे मेरे आइज़ पर ये सब रे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि लाइट्स के रेज को या लाइट्स को किसी ने नहीं देखा है, ठीक है। जस्ट उसके थ्रू जो परसेप्शन बनता है और रिफ्लेक्शन होती है, उसके थ्रू आप सारी चीज़ें देख पाते हैं। इज़ दैट क्लियर? नाउ अब ये है, क्या है, आपने डाल दिया, वहाँ आ रहा है ये रे वापस, और एक तो फिर से आप ले सकते हैं इसको ऐसे, जा रहा है ये, पीछे की तरफ लेके आइए, ओके। क्या हो गया, इमेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया। अभी भी इनलार्ज्ड है, देख लीजिए, अभी भी इनलार्ज्ड है। सो इमेज कहाँ बन रहा है, क्लियर कर लीजिए एकदम माइंड में, ठीक है। इमेज बन रहा है बियॉन्ड, पहला बियॉन्ड, मैं पहले पॉइंट ही लिख देता हूँ, बियॉन्ड सी, ओके। और ये देख लीजिए सेम साइड ऑफ द मिरर है, इसमें एक ही केस था जो पहला केस डिस्कस किया जिसमें अनदर साइड ऑफ द मिरर बन रहा था, सेम साइड ऑफ द मिरर बन रहा है, बियॉन्ड सी बन गया, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। नाउ क्या है, रिफ्लेक्शन के बाद रेज आपस में मीट करती हुई नजर आ रही हैं, देयरफॉर क्या बनेगा, ये रियल इमेज बनेगा। क्लियर है? रियल जब भी बनेगा तो वो इनवर्टेड होगा, याद रखिएगा, हमेशा उल्टा होगा, यानी यहाँ हेड ऊपर है तो यहाँ हेड डाउन साइड होगा, ओके। और क्या है, ये इनलार्ज्ड है, बहुत इनलार्ज्ड नहीं है बट है इनलार्ज्ड। वहाँ पर क्या था, इससे जस्ट पहले वाले केस में फोकस पे डाले थे तो हाईली इनलार्ज्ड था, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, जस्ट इनलार्ज्ड है। क्या यही दो रूल है? नहीं, आप चाहें तो इसको हटाकर, दो रूल क्या, ये जो रे चलने के दो ही रूल हैं, नहीं, इसको हटाकर आप इसको हटा लीजिए। अगर इसको हटा लेते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं क्रॉस करेगा, लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन को आप हटा लीजिए, ठीक है, ये वाली लाइन आपकी रह गई है। अब दूसरी लाइन क्या है, ये पोल की तरफ जो जा रहा है वो उतने ही एंगल से रिटर्न आएगा, बहुत ज़्यादा एंगल नहीं ले लीजिएगा नहीं तो टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लाइन थोड़ा खींचना मुश्किल होता है मेरे लिए, ठीक है ना। देख लीजिए लगभग थोड़ी टेढ़ी हो गई है ये लाइन, आप देख लीजिए एग्जैक्टली वहीं पर आके बनती हुई लग रही है, ठीक है। सो दूसरे रूल को फॉलो कीजिए, पहले रूल को फॉलो कीजिए, जो भी रूल फॉलो करना है फॉलो कीजिए और इसको आसानी से आप बनाते हुए चले जाइए, ठीक है। अब आइए ऑब्जेक्ट को और थोड़ा सा हम डिस्प्लेस करेंगे वहाँ से, ठीक है। कहाँ से डिस्प्लेस करेंगे, हम हमेशा मिरर से, अभी 3 केस देखे हैं, मिरर से दूर होते जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर रखते चले जा रहे हैं। आइए चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट देखिए, ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, थोड़ा हम इंक्रीज ही कर लेते हैं इसको। और याद रखिएगा इतना कर्व्ड नहीं रहता है कोई भी मिरर, ठीक है। ये पोल, ये फोकस एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अभी कहाँ रखे थे, इस दोनों के बीच में रखे थे, अब रखेंगे कहाँ, ऑब्जेक्ट इज केप्ट
ऑब्जेक्ट इज केप्ट एग्जैक्टली एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, यहाँ रख रहे हैं आप। तो इस बार तो ये वाला केस बनेगा नहीं और बनाना भी नहीं चाहिए। सो आप इसको लेके जाइए, ये पैरेलल गया, ये आया वहाँ से वापस, ठीक है, क्रॉस कर गया। ओके, और एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो सकता है देख लीजिए। ये तो हो गया पहला, दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ टिप से जब गुजरेगा फोकस से होकर तो क्या है, ये टकराया और ये वापस, देख लीजिए, ठीक है, एग्जैक्टली ऑन द सेम पॉइंट। ओके, हाथ थोड़ा लड़खड़ा रहा है ये ड्रॉ करने में, देयरफॉर आपको थोड़ा सा लगेगा कि रेज इधर उधर भाग रही है। ओके, सो एग्जैक्टली एट द सेम पॉइंट व्हेन इट इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेज फॉर्म्ड इज एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड देखने से आपको लग ही रहा है कि जितने बड़े साइज का ऑब्जेक्ट रखा था उतने ही बड़े साइज का इमेज भी बन रहा है। देयरफॉर इमेज जो बन रहा है, इमेज फॉर्म्ड, वो कैसा है, कहाँ है, इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है, एग्जैक्टली एट सी। ओके, दूसरा रियल है क्योंकि सारे रिफ्लेक्शन के बाद रेज खुद ही एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और रियल इमेज जो भी होगा याद रखिएगा वो इन्वर्टेड रहता है। ओके, एंड चौथा क्या है पॉइंट, कि इन्वर्टेड है लेकिन सेम साइज का है, साइज। इज दैट क्लियर? सो क्या हो गया, एग्जैक्टली एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां पर आपने रखा था वही इमेज बन गया, रियल है, इन्वर्टेड है एंड एग्जैक्टली ऑफ सेम साइज। तो क्या एक यही प्रोसेस है जो रेज ऐसे ही भेजेंगे, एक ऐसे और एक ऐसे? नहीं, और भी हो सकता है, एक ऐसे ही पैरेलल रख लीजिए और दूसरा ज़रूरी नहीं है कि इस पॉइंट से भेजिए, ठीक है, आप चाहें तो उसे किसी क्या पोल से ऐसे भेज कर देख लीजिए। सो अगर ये पोल से भेज लेंगे ऐसे करके, ओ सॉरी ये पहले ही चला गया, लीजिए इसको हटाते हैं, दूसरा फिगर ही करके देख लें। सो पॉसिबिलिटी बहुत है, जस्ट आपको उस चीज़ को ध्यान रखना है कि पॉसिबिलिटीज़ के साथ आप उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जो 4 रूल हैं उनमें से किन्हीं 2 को यूज़ कीजिए। पोल, फोकस, एग्जैक्टली एट सी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सो ये तो गया हमारा, लौट कर आ गया रिटर्न, रेज इंसिडेंट होने के बाद रे, और ये गया हमारा कहाँ पे, ये चला गया एग्जैक्टली पोल से होते हुए और वहाँ से। नाउ फिफ्थ जो इमेज फॉर्मेशन का है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट को अवे फ्रॉम द मिरर ले जा रहा हूँ। सो फिफ्थ है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी। अब तक आपने देखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एग्जैक्टली रखा था। अब आप उसको क्या कीजिए, अब उसको बियॉन्ड सी ले जाइए। थोड़ा मैं इसको वाइप कर दूं सो दैट कि ये और थोड़ा क्लीन हो जाए। ओके, नाउ ये रहा हमारा मिरर। कौन सा मिरर? कन्वर्जिंग मिरर, जिसको कनकेव मिरर आप बोलते हैं। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड ये रहा हमारा बियॉन्ड सी। ओके, नाउ थोड़ा सा छोटा इसको कर लेते हैं, लीजिए बियॉन्ड सी। सो लेकर जाइए पैरेलल, बिल्कुल लेकर वापस आइए रेस को, पैरेलल गई, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है। अब इसको जानबूझ के मैंने छोटा किया था सो दैट कि ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती हुई आपको दिखनी चाहिए। सो जिस पाथ पर जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के केस में
उसी पर लौट कर आ जाएगी। इंसिडेंट जहाँ हो रही है वहीं उसी ट्रेस को वापस कर रही है। ठीक है, अब देख लीजिए कितना छोटा बन गया है। ओके, डिमिनिश्ड है ये। नाउ इमेज फॉर्म्ड कहाँ बन रहा है? बिटवीन C एंड F। लोकेशन कहाँ है उसका? बिटवीन C एंड F, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। और जब रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती हैं, कट करती हैं, तो इमेज कैसा होगा? रियल होगा। और मैंने कहा रियल जब होगा तो इन्वर्टेड होना ही है उसे। और देख लीजिए यहाँ स्मॉल साइज का है। स्मॉल साइज को फिजिक्स की भाषा में डिमिनिश्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिमिनिश्ड कहते हैं। ठीक है, भले ही ये आपको देखने में उतना क्लियर नहीं लग रहा हो, लेकिन इसे हम लोग डिमिनिश्ड कहते हैं। ठीक है, अब आइए इसके बाद क्या इसी फिगर को दूसरे तरीके से भी इसी इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं? आइए ट्राई करके देखते हैं दूसरे तरीके से भी। इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बियॉन्ड C आपने रखा है, देयरफॉर ये ऐसे गया, वापस आ गया फोकस से। नाउ अगर इसी को आप लेकर चलें ऐसे, कहाँ लेकर जाएंगे? पोल पे, और फिर वहाँ से उसी एंगल से रिटर्न होंगे। देखिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? सो कोई भी दो रे के ट्रैवल करने का जो रूल है उस रूल को फॉलो करें और आसानी से आप इमेज को ट्रेस कर पाएंगे। कहाँ फॉर्म कर रहा है वो कर पाएंगे, पॉइंट आप डिस्कस कर पाएंगे, कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है, जो भी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप बता पाएंगे। सिक्स्थ देख लेते हैं हम लोग। सिक्स्थ में क्या है कि अवे जा रहे हैं हम, अवे जा रहे हैं, तो सिक्स्थ केस है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट वेरी फार ऑफ प्लेस। ऑब्जेक्ट इज केप्ट, और बहुत फार ऑफ प्लेस पे जब रखा जाता है तो उसे इन्फिनिटी कहते हैं इसकी भाषा में। ठीक है, फिजिक्स की इस भाषा में उसको इन्फिनिटी कहते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी, बहुत बहुत दूर कहीं रख दिया गया है। ठीक है, जब बहुत दूर रख दिया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि बहुत दूर से आने वाली जो रेज होती है वो किधर से भी आ सकती है, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर पैरेलल होती हैं, लेकिन हम कोई भी डायरेक्शन लेकर चलते हैं। ठीक है, ये हमारा पोल है, ये फोकस है एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखिए पहले केस में क्या है, हमने कहाँ डाला था ऑब्जेक्ट को? पोल और फोकस के बीच में, फिर एग्जैक्टली एट फोकस दूसरे केस में, तीसरे केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, फिर एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस बार एकदम इन्फिनिटी पे। वो दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपने कितना दूर उसको रखा हुआ है। ठीक है, वो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सो एक रे मान लीजिए ऐसे आती है, ओके, थोड़ी और तिरछी लेकर आइए इस रे को। एक रे मान लीजिए ऐसे आती है और वो ऐसे निकल जाती है। ठीक है, और दूसरी रे कैसे आ रही है? ये, ओके, और वो ऐसे निकल रही है। देखिए कहाँ बन रहा है? एग्जैक्टली एट फोकस बन रहा है। ठीक है, आप फ्री हैं, दूर से आ रहे रेज को आप जैसे मन करे दिखा सकते हैं। सो कहाँ बन गया? एग्जैक्टली एट फोकस। ओके, सो इमेज फॉर्म कहाँ कर रहा है? इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे? एग्जैक्टली एट एफ। ओके, और जब कट करेगा तो वो कैसा हो जाएगा? रियल होगा। ठीक है, जब रेज रिफ्लेक्शन के बाद आपस में इंटरसेक्ट करें तो रियल, और रियल ऑलवेज इन्वर्टेड होती है। और एक्चुअली ये जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा छोटे साइज का होता है, वेरी स्मॉल। ठीक है, वेरी स्मॉल को हाईली डिमिनिश्ड कहते हैं। ठीक है,
यानी बहुत ज़्यादा छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। ओके, ये फिज़िक्स की अपनी एक लिखने की जो लैंग्वेज है वो है। सो ये 6 केसेस हो गए किसके, जो कनकेव या कन्वर्जिंग मिरर का केस है इमेज के फॉर्मेशन का। ठीक है, अब आइए कॉन्वेक्स मिरर का भी केस फटाफट हम लोग देख लें। कन्वेक्स मिरर के केस में ओनली 2 ही टाइप के बनते हैं। हम लोग देखते हैं दोनों जो टाइप्स हैं इमेज फॉर्मेशन के थ्रू आवर कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग मिरर भी है। तो डाइवर्जिंग मिरर के भी रूल्स को हम लोगों ने देखा हुआ था, इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रूल्स का यूज़ करते हैं वो भी हम लोगों ने देखा हुआ था। ये रहा हमारा इनसाइड जो पोर्शन है वो पॉलिश्ड है। ओके, और ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस खींच लिया है। प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा हमारा। ओके, लाइन को थोड़ा स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा पोल है, ये फोकस है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमने बियॉन्ड द कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट, ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड पोल। इज दैट क्लियर? सो ये रे पैरेलल जाएगी ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के, इंसिडेंट होगी, और इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी कुछ ऐसे करके। ओके, रिट्रेस कीजिएगा पीछे की तरफ तो ये फोकस से होकर गुजरती हुई नज़र आएगी। दूसरी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर उसके डायरेक्शन में, ये टिप से होते हुए उसकी डायरेक्शन में अगर जा रही हो तो जिस लाइन पर गई है उसी लाइन पर वापस आ जाएगी। सो अगर आप इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे, ये थोड़ा और भाग रहा है इधर उधर, ये तो एज इट इज़ आ गया। इसको जब ले जाएंगे तो देखिए आ गया, यहाँ पे कहाँ मिल गया, ये यहाँ पे मिल गया। ठीक है, सो इमेज कहाँ फॉर्म हो गया, इमेज इज फॉर्म्ड between focus and pole। दूसरी बात देख लीजिए कि ये रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट नहीं कर रहे हैं, बट appears to meet, therefore ये क्या हो जाएगा, इमेज वर्चुअल हो जाएगा, और वर्चुअल होने के साथ साथ ही इरेक्ट हो जाएगा। जो भी याद रखिएगा वर्चुअल इमेज होगा तो वो इरेक्ट होगा, बिल्कुल सीधा होगा, जैसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा वैसा ही वो भी फॉर्म कर रहा होगा। और यहाँ पर क्या है, स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज को क्या कहते हैं, डिमिनिश्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिमिनिश्ड। और एक चीज़ और गौर करने की है कि मिरर के दूसरे साइड बन रहा है, इमेज किधर बन रहा है, इमेज इज टू द अनदर साइड ऑफ मिरर। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। तो क्या यही एक तरीका है इसका फॉर्म करने का? नहीं, आप चाहें तो ये मैं छोटा सा एक दिखा दे रहा हूँ आपको, आप चाहें तो एक दिखा दें। ये आपको फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल, और आपने यहाँ रख लिया है। एक ये गया फोकस की तरफ वापस आ गया, और दूसरा आप लेके आ सकते हैं ये टिप से होते हुए पोल पे। ओके, और ये वापस जब लेके जाएंगे देखिए कहाँ पर फॉर्म कर रहा है। सो जो 4 इमेज के फॉर्मेशन के लिए रूल्स का यूज़ करते हैं वो 4 रूल्स आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। उनमें से 2 आसानी से ले लीजिए, 2 कम से कम मैंडेटरी है, वो आप लेकर कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए सेकंड केस इसका देख लें। सेकंड केस में क्या है हमारा,
पोल के बाद एक ही कंडीशन बनता है इसके कॉन्वेक्स मिरर के केस में, एक ही अब बन रहा है। वो क्या है कि ये देखिए कनकेव मिरर के केस में क्या था कि आप पोजीशन बदलते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि इधर ही उसका पोल था, यहाँ पोल था, इधर फोकस था, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर था। सो चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर या तो पोल के बियॉन्ड रख रहे हैं या एकदम पूरी तरह से इनफाइनाइट पे आप रखते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, सो आइए अगर आप इसको कुछ ऐसा लेकर जा रहे हैं और इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर, बहुत ज़्यादा दूर, ठीक है, मतलब वेरी वेरी फार ऑफ प्लेसेस, तो वहाँ से तो मोस्ट ऑफ द रेज पैरेलल आती है, और जो पैरेलल रेज आती है और बहुत दूर से आने वाली किसी भी रेज को आप जैसे चाहें दिखा सकते हैं, पैरेलल भी दिखा सकते हैं और जैसे चाहें वैसे भी दिखा सकते हैं। तो मान के चलिए कि एक रे कुछ ऐसे आ रही है, ठीक है, और वो कुछ ऐसी मुड़ जा रही है, पीछे की तरफ लेकर जाएंगे तो कुछ ऐसी जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ये कहाँ से आ रही है? कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बहुत दूरी पर। इज दैट क्लियर? और दूसरी रे मानकर चलिए ये पोल पर आप इंसिडेंट कराएंगे, वापस लेकर जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ी ज़्यादा चौड़ी हो गई है, इसको सेम एंगल से लेकर आना है आपको। ओके, अभी भी सेम एंगल पे नहीं है, थोड़ा कोशिश ये करना है कि सेम एंगल पर रहे, सो दैट के इमेज फॉर्मेशन में आपको दिक्कत ना हो। अब इसको पीछे की तरफ ट्रेस कीजिए और थोड़ा सा टेढ़ा लेकर जाइए। ठीक है, देखिए कहाँ मिल गया है ये। ट्रेसिंग वाली लाइन को मुझे डॉटेड दिखाना चाहिए था, ठीक है, बट फॉर द सेक ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग मैंने पूरा उसको दिखा दिया है सॉलिड लाइन के थ्रू। ओके, सो एग्जैक्टली कहाँ बन रहा है? when object is kept at infinity, when object is kept at infinity, ओके, सो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? इमेज फॉर्म्ड at F. Image formation is exactly at F and it is virtual. क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद रेज मिलती हुई नहीं दिख रही हैं, वर्चुअल होंगी तो इरेक्ट होंगी ही होंगी, और इस केस में बहुत छोटी होती है, बहुत ज़्यादा छोटी, देयरफॉर हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज़्यादा छोटी होती है ऑब्जेक्ट से। ओके, हाईली डिमिनिश्ड, और इसमें भी अनदर साइड ऑफ मिरर, सो अब तक आप देख चुके हैं 6 अलग अलग इमेज फॉर्मेशन के जो टाइप्स है, वो कनकेव मिरर के केस में और 2 कॉन्वेक्स मिरर के केस में। अब इनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, सो यहीं से शुरू करते हैं। इस केस में देखा, जब बियॉन्ड पोल रखते हैं और इन्फिनिटी के पहले, ठीक है, बियॉन्ड पोल मतलब इन्फिनिटी के पहले और पोल के पीछे। कन्वेक्स मिरर के केस में 2 ही तरह का इमेज बनता है, 2 टाइप का इमेज बनता है, 2 टाइप्स ऑफ इमेज, और दोनों वर्चुअल है। एक कहाँ है? फोकस पे है, और दूसरा कहाँ है? फोकस एंड पोल के बीच में, बिटवीन फोकस एंड पोल। ओके, इन बिटवीन फोकस एंड पोल। और इस केस में जो इमेज बन रहे हैं वो सभी वर्चुअल हैं, और वर्चुअल का मतलब होता है इरेक्ट, और दोनों ही केस में क्या बन रहा है? डिमिनिश्ड बन रहा है। ओके, सो डिमिनिश्ड बनने की वजह से क्या होता है? एक वाइड विज़न हमें आसानी से दिखा सकता है। देखिए, ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अगर कोई रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है तो कुछ ऐसे निकल रही है, फिर यहाँ से फॉल करेगी तो कुछ ऐसे निकलेगी। देखिए कितना ज़्यादा इसने वाइड रेंज ले लिया है, ठीक है, कितना ज़्यादा वाइड रेंज ले लिया है। अगर यही
प्लेन मिरर होता तो प्लेन मिरर के केस में क्या होता, अगर इतना ही बड़ा प्लेन मिरर लेते यहाँ पर देख लीजिए एकदम ठीक इसी के सामने, तो क्या होता, रे ऑफ लाइट ऐसे फॉल करती, ऐसे निकल जाती, फिर यहाँ से फॉल करती, फिर ऐसे निकल जाती, यानी बहुत ज़्यादा वाइड व्यू की पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ये कर्व्ड नहीं है। ठीक है, बस इतना ही है। सो कॉन्वेक्स सरफेस बहुत वाइड विज़न या व्यू आपको अपने जो दिए हुए मिरर का पोर्शन है उस पर दिखा देती है। ओके, सो पहला तो ये है कि वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है और डिमिनिश्ड बन रहा है और बहुत वाइड व्यू ले रहा है। इसलिए आप देखिए कि जब भी कभी आप साइड व्यू मिरर के तौर पर देखते होंगे किसी भी मोटर व्हीकल में, तो वो कन्वेक्स मिरर ही होता है। किसी भी मोटर व्हीकल में जो साइड व्यू मिरर यूज़ किया जाता है, साइड व्यू मिरर, वो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों, प्रॉपर्टी आपने देख ली कि जो भी इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, डिमिनिश्ड होगा और वाइड व्यू लेकर आ रहा होगा। देयरफॉर मान लीजिए ये आपका क्या है, आपके बाइक का आपने लगाया हुआ है साइड व्यू। अब इसमें क्या है, बहुत दूर तक छोटा छोटा इमेज आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत वाइड होराइजन तक। पेड़ भी है वो भी दिखाई दे रहा है, पीछे से कार चली आ रही है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ भी हो बहुत आसानी से और बिल्कुल सीधी सीधी आपको दिखाई देती है। ये बात अलग है कि साइजेस छोटी होती है। अगर सोचिए कि यहाँ पर कन्वेक्स मिरर की जगह पे कनकेव मिरर लगा दिया जाता तो जितनी भी चीज़ें होती वो अपसाइड डाउन नज़र आती। कोई पर्सन भी आपके बगल से गुजर गया होता तो उसका भी सर जो है वो रोड की तरफ दिखाई देता और पाँव जो है स्काई की तरफ दिखाई देता। ठीक है, इसी तरह शॉप्स में अक्सर, शॉप्स के बारे में थोड़ा सा समझा दें, शॉप्स में अक्सर कोने में एक जगह ऐसे लगा दिया जाता है कॉन्वेक्स मिरर और शॉपकीपर बैठा हुआ, चूँकि शॉप बड़ी है हर जगह वो नहीं प्रेजेंट रह सकता है, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बैठ के सारी चीज़ों को देख रहा होता है। ठीक है, अब ये क्या है कि एक छोटे से पोर्शन में वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड और वाइड होराइजन को ये शो कर रहा होता है। देयरफॉर अलग अलग पार्ट में कोई भी एक्टिविटी हो रही होती है वो इससे यहाँ पर आसानी से दिख जाती है। अब तो डिजिटल कैमरा का दौर आ गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे शॉपकीपर इसी कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। उसके अलावा सड़कों की शार्प टर्न पे, मान लीजिए ये सड़क है और ये शार्प टर्न है, तो वहाँ ऊपर में ऐसा ही कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया जाता है सो दैट कि इधर से जा रहा है कोई भी व्हीकल, ठीक है, या इधर से आ रहा कोई भी व्हीकल आमने सामने एक दूसरे को आसानी से देख पाता है। इज दैट क्लियर? और ऐसे एक्सीडेंट के होने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। आसानी से इस मिरर के थ्रू ये कार इस कार को आते हुए देख पा रहा है और इस मिरर के थ्रू ये कार इस कार को इधर आते हुए देख पा रहा है। देयरफॉर वो पहले ही से स्लो डाउन हो जाता है और चूंकि कन्वेक्स मिरर वाइड व्यू आपको दिखा पा रहा है, इरेक्ट भी दिखा रहा है, इसीलिए माइंड के परसेप्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। सो कनकेव मिरर के बारे में जब आप स्टडी कर रहे थे आपने देखा था कि जो भी रेज कनकेव मिरर पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से होकर गुजर जाती है। ओके, देखिए ये रेज इंसिडेंट हुई, ये रेज यहाँ इंसिडेंट हुई, ये रे और रिफ्लेक्ट हो गई, ये रे यहाँ से ऐसे इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट होकर एक पर्टिकुलर पॉइंट फोकस से निकल रही है। ओके, सो डिफरेंट रेज जो हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉल कर रही हैं
इंसिडेंट हो रही हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से। तो ये क्या है? इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी। रे क्या है? लाइट रे है ना, तो इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब ये आएंगी, अलग अलग रे जो आ रही हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस पर इंसिडेंट होने के बाद कनकेव मिरर पर इकट्ठा कन्वर्ज कर रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं, एक जगह पे एक्यूमुलेट हो रही हैं, और इस कारण से यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा आ जा रही है। अगर एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी तो ब्राइट हो जाएगा वो पोर्शन। वो पोर्शन क्या हो जाएगा? ब्राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बहुत सारी रेज अब इंसिडेंट हो रही हैं, रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पर आ रही हैं, तो पहले अकेले अकेले थी तो उतनी ब्राइटनेस नहीं थी, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद सभी एक पॉइंट पर इकट्ठा हो गई तो ब्राइट कर दिया। एनर्जी भी ज़्यादा लेके आ गई वहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो लाइट है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज़ हम करते हैं टीवी एंटेना में। वहाँ पर भी आप इस कनकेव शेप का एंटेना यूज़ करते हैं। ओके, क्या है ये? ये है एक टीवी एंटेना। टीवी एंटेना। ओके, सो जनरली मेटल शीट्स का बना हुआ रहता है और कनकेव शेप में इसे चेंज किया हुआ रहता है। ये जो कर्व्ड इनसाइड पार्ट है ये पूरा पॉलिश्ड रहता है। उसी पॉलिश्ड सरफेस का सबसे पहले फोकस पता करते हैं। फोकस पता कर लिया जाता है और एक रिसीवर इस पर कुछ ऐसे करके एग्जैक्टली एट फोकस पे लगाया जाता है। किसका रिसीवर है ये है आपका टीवी या सिग्नल रिसीवर है। ये क्या है? सिग्नल रिसीवर है। सिग्नल रिसीवर कहाँ लगाया जाता है? एग्जैक्टली एट फोकस ऑफ टीवी एंटेना। इज दैट क्लियर? सो ये सिग्नल रिसीवर कहाँ लगाया जाता है? एग्जैक्टली एट द फोकस ऑफ टीवी एंटेना। ठीक है, क्यों लगाया जाता है इसे फोकस पे? क्योंकि आप देखिए इस केस में जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होती हैं कनकेव सरफेस पे तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पर इकट्ठा हो रही हैं? कहाँ पर इकट्ठा हो रही हैं? फोकस पर इकट्ठा हो रही हैं। ठीक है, वो वहाँ उस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही हैं। इस पॉइंट पे लाइट रे एनर्जी भी लेकर आती है और चूंकि वो लाइट रे है तो यहाँ एनर्जी भी बढ़ जाती है और ब्राइटनेस भी बढ़ जाती है। देयरफॉर यहाँ पर जितनी भी रेज पैरेलल फॉल करेगी, कहाँ से? ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से। कौन से ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन? टीवी की ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से जो भी रेज यहाँ फॉल करेंगी वो पैरेलल फॉल करती हैं कुछ ऐसे। ओके, पैरेलल फॉल करने के बाद क्या होता है वो आपको पता है इस केस से कि जब कनकेव सरफेस पे पैरेलल फॉल करती हैं तो वो कहाँ जाकर मीट करती हैं, कहाँ कन्वर्ज करती हैं? एट अ पॉइंट ऑफ फोकस। ठीक है, और उस फोकस पे क्या लगा हुआ है? यहाँ एक सिग्नल रिसीवर लगा हुआ है। ठीक है, और वहाँ से सिग्नल रिसीव हो जाता है और अलग अलग रेज जो आ रही हैं वो इकट्ठा होने के कारण इस पॉइंट पर सिग्नल स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती हैं। देखिए यहाँ एनर्जी इंक्रीज कर गई थी, ब्राइटनेस आ गया था यहाँ पे। सो टीवी सिग्नल्स की स्ट्रेंथ, अकेले अकेले सिग्नल ऐसे फॉल कर रहा है, इकट्ठा हो गया एक पॉइंट पर, तो वहाँ पर क्या हो गया? टीवी सिग्नल की स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई। और इस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये जो वायर लगा के आप घर में अपनी एलसीडी या टीवी पर जिस पर भी आप देख रहे होते हैं वहाँ पर ये वायर के साथ कनेक्टेड रहता है और वहाँ सिग्नल के स्ट्रॉन्ग होने से क्या हो जाता है? पिक्चर की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, पिक्चर जो है वो आपको बहुत क्लियर और कलर्स उसके
बहुत ही अच्छे अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो अगर यही छतरी छोटी कर दी जाए, कनकेव ही होगा, छतरी को छोटी कर दी जाए और ये उसका रिसीवर, तो इस पर कम रेज, इसकी कंपैरिजन में कम रेज फॉल करेंगे, और कम रेज फॉल करेंगे या कम सिग्नल फॉल करेगा तो क्या होगा, उस पॉइंट पर जो रेज एक्यूमुलेट हो रही हैं, जो सिग्नल एक्यूमुलेट हो रही हैं, उनका स्ट्रेंथ घट जाएगा, और घट जाएगा तो पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। ओके, उसी तरह अगर इसके साइज़ को और बढ़ा दिया जाए तो ज़्यादा पैरेलल सिग्नल्स उस पर फॉल करने लगेंगी, और ज़्यादा फॉल करेंगी तो वो ज़्यादा सिग्नल्स एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। कहाँ पर, रिसीवर पर, और रिसीवर उसे रिसीव करके, चूँकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, बढ़ गई साइज़ के बड़े होने से, देयरफॉर पिक्चर की क्वालिटी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ऐसा है कि बहुत सारे फार ऑफ प्लेसेस में जहाँ ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से बहुत दूर पड़ता है, एकदम रिमोट एरिया पड़ता है, वहाँ पर ये जो एंटेना लगाया जाता है, जिसको छतरी भी हम कहते हैं, वो छतरी बड़े साइज़ की लगाई जाती है, सो दैट कि छतरी बड़े साइज़ की होगी तो अगर सिग्नल वीक भी होगी तो ज़्यादा सिग्नल्स को वो रिसीव कर पाएगा, तो पिक्चर की क्वालिटी ठीक ठाक आ जाएगी। सो देख लीजिए, इसी कनकेव जो मिरर की इस प्रॉपर्टी का यूज़ आपने कहाँ किया, टीवी एंटेना में किया। अब बात ये है कि क्या टीवी सिग्नल्स लाइट रेज हैं? नहीं। क्लियरली समझ लीजिए कि लाइट रेज के बारे में हमने शुरू में ही बात की थी अपने फर्स्ट लेक्चर में कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, सो अगर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो दीज टीवी सिग्नल्स आर ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देयरफॉर जो लॉज लाइट फॉलो करती हैं वही लॉज टीवी सिग्नल्स भी फॉलो करते हैं। दैट्स इट। सो पहला कनकेव में आपने चेंज किया, इसको पॉलिश करके अच्छा रिफ्लेक्टिंग बनाया जाता है, और रिफ्लेक्ट करके ये यहाँ तक पहुँचा देता है सारे सिग्नल को अपने फोकस पे, और वहाँ एक रिसीवर लगा हुआ रहता है। उसी तरह जब आप घर में टॉर्च यूज़ करते हैं, ओके, तो वो टॉर्च में आप या तो रिचार्जेबल बैटरी लगी होती है आपके, कुछ ऐसा शेप रहता है उसका, या फिर आप उसमें बैटरी यूज़ करते हैं। बैटरी मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स का आप यूज़ करते हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स का आप यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर एक स्विच रहता है, और बल्ब जो है फिर से कुछ ऐसा सेट किया जाता है यहाँ पे कि वो एग्जैक्टली ये जो रिफ्लेक्टर लगा हुआ है यहाँ पे देखिएगा, ऐसा कर्व शेप में रिफ्लेक्टर लगा हुआ रहता है, उसके फोकस पर वो बल्ब आना चाहिए। ठीक है, फोकस पर आने से फ़ायदा क्या होगा, देखिए, एक कनकेव मिरर में आपने देखा हुआ था कि एक रूल है कि कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से होकर गुजरती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने लगती है। देख लीजिए, ऐसा आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, जो रे फोकस से होकर दिए हुए मिरर पर इंसिडेंट होती है कनकेव मिरर पर, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है रिफ्लेक्ट होने के बाद। सो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ यहाँ किया गया है। अब क्या है, ये लाइट यहाँ सारे इस पोर्शन पर थोड़ा सा बल्ब को और इंक्रीज कर लिया, यहाँ देखिए। ठीक है, ये फॉल कर रही हैं, इस पर टकरा रही हैं, सब जाकर ये देखिए टकरा रही हैं जाकर इस पोर्शन पर, और टकराने के बाद बिल्कुल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकल जा रही हैं। बस यही प्रॉपर्टी का यूज़ कि फोकस से होकर गुजरने वाली लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएंगी। सो यहाँ से भी वो ऐसे ही निकल रही है। सो निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, और इससे फ़ायदा क्या हुआ
कि लाइट रेज जो हैं काफ़ी दूर तक आसानी से जा सकती हैं और चीज़ों को विजिबल बना सकती हैं। उसी तरह जो व्हीकल का हेडलाइट होता है वहाँ पर भी यही टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है कि उनके हेडलाइट में बल्ब एग्जैक्टली फोकस पे, रिफ्लेक्टर के फोकस पे सेट किया जाता है, ठीक है। और वो रिफ्लेक्टर किस शेप में रहता है? कनकेव मिरर के शेप में रहता है। सो लाइट क्या होती है? आसानी से पैरेलली काफ़ी दूर तक जाती है, जिससे बहुत अच्छी विजिबिलिटी हो जाती है। दिया की रोशनी पैरेलली बहुत दूर तक नहीं जा पाती है। कारण सीधा है कि आपने जो ये इसमें जो लॉ जला रखी है वो लॉ एग्जैक्टली किसी फोकस पे नहीं है, देयरफॉर वो रोशनी फैल जाती है, वहीं पे पैरेलली बहुत दूर तक नहीं जाती है। ओके, सो एग्जांपल्स बहुत सारे होंगे, लाइक कि आप एक डॉक्टर हैं, ये आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के बाद आप किसी पेशेंट को चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। चेक करना चाह रहे हैं तो आप अपने हेड पे एक ऐसा रिफ्लेक्टर बांध लेते हैं, ठीक है ना। ये रिफ्लेक्टर कनकेव शेप में होता है, ठीक है ना। कनकेव कैसे पहचानेंगे? छू के। कोई अगर दिया हुआ चीज़ छू कर पहचानना है कि वो जो है कनकेव मिरर है कि नहीं, तो वो आप छूइए। अगर वो पॉलिश्ड इनसाइड है और अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ये ऐसे छूने पर वो अंदर की तरफ जा रहा हो तो वो कनकेव है। और अगर पॉलिश्ड कुछ इस तरह से है कि उसको छूने पर वो ऊपर की तरफ उठा हुआ उभाड़ नजर आए तो वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। क्लियर है ना? पॉलिश के ऊपर डिपेंड करता है। सो बल्ब की लाइट मान लीजिए इस पर फॉल कर रही है, ठीक है, तो ये पैरेलली फॉल की और इकट्ठा हो रही है कहाँ पे? किसी एक पॉइंट पे। अब मान लीजिए ये किसी पेशेंट का आपको कुछ देखना है, माउथ के अंदर ही देखना है, तो उसका आपने पूरा ये जबरा खुलवा दिया और लाइट को प्रोजेक्ट किया अंदर की तरफ। अब रोशनी आसानी से जा रही है, अब आप उसको आसानी से देख पा रहे हैं। इज़ दैट क्लियर टू यू? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।